बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोल बढ़े या डीजल, किराया बढ़ाने की ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर्स हर सूरत में तैयार हैं। डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के साथ ही किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हसीबुल्लाह कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं, महंगाई में किरायों का मजीद बढ़ना जुल्म है। किराया बढ़ाने की ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर हर सूरत में तैयार हैं। डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं कि कोशिश है किराया कम से कम बढ़ाया जाए। मुसाफिर की दुहाइयां कहते हैं कि किराया बढ़ाने और कम करने के लिए कोई उसूल व ज़वाबित नहीं है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो से। जी अली। डीजल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी सर जोड़ लिए हैं किराए बढ़ाने के लिए। उस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जीबीएस के जनरल बस स्टैंड के, वो भी खास मुतहरिक नजर आ रहे हैं और उनके बकौल कोशिश की जा रही है कि किराए कम से कम बढ़ाए जाएं ताकि जो मुसाफिर हैं उनको ज्यादा बोझ महसूस ना हो। राना हबीबुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो इतनी जल्दी ना ही मीटिंग्स कॉल होती हैं, ना ही किराए इतने कम हो जाते हैं, तो अब जब बढ़ाने की बारी है तो क्या सूरत हाल है और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किस हिसाब से, किस तनासब से बढ़ाए जाने? अच्छा, इसमें जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं डीजल की कीमतें, उसमें वो 1.98% वो उनमें इजाफा हुआ है। वो एक नॉमिनल सा इजाफा होगा। हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत लोड कम पड़ेगा मुसाफिरों पे और इकोनॉमिकली वो रेट बढ़ेंगे। राना साहब ये बताइएगा, जब कीमतें कम होती हैं तो पैसों में कीमतें कम होती हैं, अब जब रेट बढ़ा है 5 रुपए तो क्या रुपयों में ही बढ़ने के खदशात हैं या पैसों में ही कमी पेशी होगी? नहीं, ऐसी है को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। को लॉन्ग रूट होगा उसमें 5 रुपए से 10 रुपए बढ़ेंगे, जो दूसरे हैं उनमें किसी में 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए ऐसे बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो तनासब है उसका मद्देनजर रखते हुए किराए बढ़ाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि इस बार जो किराए हैं वो ज्यादा ना बढ़ें ताकि जो मुसाफिर हैं वो ज्यादा किराए देने से महफूज रह सके। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, इंतजामिया के छापों, मुकदमात और जुर्मानों से तंग एलपीजी एसोसिएशन ने 2 दिन की हड़ताल कर दी। एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि इंतजामिया जब चाहती है कारोबार बंद कर देती है। कवानीन पर अमल करवाने वाले के बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं, इंतजामिया के छापों, मुकदमात और जुर्मानों से तंग एलपीजी एसोसिएशन ने 2 दिन की हड़ताल कर दी। एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है, इंतजामिया जब चाहती है कारोबार बंद कर देती है। कवानीन पर अमल करने के बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद बिलाल जोगर से बात कर लेते हैं। बिलाल, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना है? अभी बिल्कुल सिविल डिफेंस और मकामी इंतजामिया की जानिब से एलपीजी दुकानदार जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन और भरपूर एक्शन जो जारी था, जिसपे एलपीजी एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से मुकम्मल हड़ताल करते हुए 2 रोजा हड़ताल के ऊपर चले गए हैं। इस वक्त मर्कजी चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं, इरफान खोखर साहब, इनसे बात करते हैं। साहब, किन मुतालबात के ऊपर आप एहतजाज के लिए मैदान में आए हैं? मेरी सबसे पहले हुकूमत वक्त और डीसी फैसलाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखें कि जितनी ये कार्रवाइयां हुई है, बंदिश हुई है, जबर के निजाम चलाया, आप एलपीजी जो है इस वक्त 250 रुपए की जगह पे 350 रुपए किलो बिक रही है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हैं, ये कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद की जाए। हम सरकारी कीमत में घर गैस पहुंचाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं डिस्टर्ब कहता हूँ, आए बुलाएं टेबल पे, हमारे ऊपर सख्त तरीन कवानीन बनाए जो आपने बनाया, उसमें भी अमेंडमेंट करें। मासूम जान से कीमती कोई चीज नहीं है, वरना दमादम मस्क अंदर रहेगा पूरे पंजाब में। दमादम मस्क अंदर का ऐलान कर दिया, वरना दमादम मस्क अंदर होगा। मकामी तमाम फैसलाबाद के एलपीजी दुकानदार जो हैं बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें वार्निंग दी है कि हम अभी हड़ताल पे गए हैं, लेकिन अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे और ये गैर कानूनी तरीके से जो छापे मारे जाने, इनकी रोकथाम ना हुई तो फिर दमादम मस्क अंदर होगा। पैसे हैं या नहीं, बिजली का बिल अब पूरा भरना होगा। फेस्को ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम से इकसात की सहूलत भी छीन ली। बिल जमा करवाने की तारीख में तौसी और इकसात की सहूलत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। फेस्को ने नेपरा के मई के हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के साल में सिर्फ एक बार बिल की किस्त करवाई जा सकेगी। आपको बता रहे हैं, पैसे हैं या नहीं, बिजली का बिल अब पूरा अदा करना होगा। फेस्को ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम से इकसात की सहूलत छीन ली। बिल जमा करवाने की तारीख में तौसी
और एक साथ की सहूलत मुकम्मल बंद कर दी गई। इसी हवाले से अवैस अली हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अवैस, बताइएगा, पहले ही इतने ज्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं और अब आवाम से ये सहूलत भी छीन ली गई है, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और आवाम का भी क्या कहना है इस पे? आज ही बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसती आवाम से फेस्को ने एक साथ की सहूलत भी छीन ली है और इसके साथ साथ फेस्को में एक साथ की सूरत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मकर्रा तारीख गुजरने पर सार्फिन अपने बिजली के बिलों की मकर्रा तारीख में तोसी भी नहीं करवा सकेंगे। बिजली के बिलों में तोसी मकर्रा तारीख से पहले ही सार्फिन को करवाना होगी। नेपरा के मई के हुक्मनामा पर फेस्को ने अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। घरेलू कंज्यूमर्स जो लाखों की तादाद में है फेस्को में और इसके साथ इंडस्ट्रियल सार्फिन सिर्फ जो है वो एक साल में एक बार ही बिजली के बिल की जो किस्त की सहूलत है वो हासिल कर सकेंगे। फेस्को में 53 लाख सार्फिन सिर्फ साल में एक बार किस्त करवा सकेंगे। दूसरी बार जो है वो फेस्को के किसी भी दफ्तर की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात नहीं करवाई जाएगी। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को बिजली के बिलों की इकसात करने से रोक दिया है और मुकर्रर तारीख के बाद तोसी से भी रोक दिया, जिसकी वजह से बिजली के बिलों की इकसात बंद होने पर शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि इकसात की सहूलत छीन कर मजीद मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने की बजाय सख्तियां बढ़ा रही है। फेस्को रिकवरी की बुनियाद पर मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी है, मगर इसके एवज फेस्को की जानिब से कंज्यूमर्स को वो सहूलियत फराहम नहीं की जाती और इकसात की जो सहूलत है उससे कंज्यूमर जो है वो बिजली के बिलों की इकसात करवा के बासानी अपने बिजली के बिल इकसात की सूरत में जमा करवा देते हैं। मगर अब जो है वो कंज्यूमर के पास अगर पैसे मौजूद हैं या नहीं हैं, हर सूरत जो है वो बगैर बिजली की इकसात के सार्फिन को अपने बिजली के बिल जमा करवाना होंगे, जिस पर फैसलाबाद के जो बिजली सार्फिन हैं उनकी जानिब से जो है ये मुतालबा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस पर नोटिस ले और बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत बहाल करे और इसके साथ साथ मुकर्रर तारीख के बाद जो है वो सार्फिन अपने बिजली के बिलों में जो तोसी की सहूलत है मुकर्रर तारीख में वो हासिल कर सके, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि बिजली के बिलों में एक साथ की सहूलत फेस्को की तरफ से छीन ली गई है। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। वैसे ही हमें अपडेट कर रहे थे अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिर्च भी अब गरीब आवाम के सीने पर मूंग दलने लगी। एक तो इतनी तीखी, ऊपर से महंगाई का तड़का, खरीदारों को छठी का दूध याद आ गया। फैसलाबाद की गला मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपए फी मन महंगी हो गई। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज। आटे के बाद और घी के बाद जो है अब लाल मिर्च की बारी है और मिर्च की कीमत जो है वो 4000 रुपए मन जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद गला मंडी के ताजरों की जानिब से जो है वो इसकी मजम्मत भी की जा रही है और हुकूमत से अपील की जा रही है कि कीमतों में इजाफे के बजाय कमी की जाए। लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं वकार साहब, उससे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। वकार साहब, क्या कहेंगे इस वक्त मिर्च, हम सुन रहे थे महंगाई कम हो रही है, यहाँ तो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। अभी तक जो मेरी दुकान के साथ से मैंने जो चीज़ें परचेज की हैं जी, कोई भी चीज़ कम नहीं हुई। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में सारे, आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना अभी तक ऐसी चीज़ मेरे नाज में नहीं है जो दुकान पर सस्ती है। तो 29% से कम हो गए, जो महंगाई 9% पे आई, वो कौन सी चीज़ें सस्ती हुई? वो जो है ना, मुझे लगता है गवर्नमेंट वाले सिर्फ जो मीडिया पे खबरें चलाते हैं वही सस्ती हुई हैं। अमली तौर पे आप वहाँ से पूछें जो खरीदारी कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी मिल रही है हमें। ठीक है, हर चीज़ महंगी नजर आ रही है और गला मंडी से खबरें सुनने को ये मिल रही हैं कि सुर्ख मिर्च की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो गया, 4000 रुपये मन। और जो दर्जा अव्वल की जो लाल मिर्च है जो 500 रुपये फी किलो थी, वो इस वक्त मंडी के अंदर जो है 525 रुपये फी किलो चली गई है और जिसकी वजह से इस वक्त ताजिर जो है वो भी परेशान दिखाई दे। जाहिर बात है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो सेल कम होगी और सेल कम होगी तो लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे जाएगी। जी शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 की डॉक्टर नाअहल या बेहिसी का शिकार। हमला खातून दर्द से चिल्लाती रही, तड़पती रही। डॉक्टर को कुछ समझ ना आया तो लेबर रूम से वापस ओपीडी भिजवा दिया। डॉक्टरों की गफलत के बायस खातून ने ओपीडी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल इंतजामिया तहकीकात की बजाय मामले को दबाने में मसरूफ है। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 की डॉक्टर नाअहल या बेहिसी का शिकार। हामला खातून दर्द से चिल्लाती रही, डॉक्टर को कुछ समझ ना आया तो लेबर रूम से वापस ओपीडी भेज दिया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा।
بالکل گلناز بی بی بتایا جا رہا ہے کہ حاملہ خاتون ہے جو کہ الائڈ اسپتال 1 کے شعبہ بیرونی مریضہ میں آئی ہے اور اسے شدید پین تھی اور اس کے بعد خاتون نے جو ہے وہ شعبہ بیرونی مریضہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹے کو جو ہے جنم دیا ہے. کیا صورتحال ہے اور سلسلے میں الائڈ اسپتال 1 انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم ہرل جو کہ AMS ایڈمن ہے اور OPD کے انچارج بھی ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کہیں گے اس واقعے سے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک خاتون آئی گلناز نامی، ان کو OPD کے اندر لیبر پینز لگیں اور جب ہمارے عملے نے دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ دردیں لگ گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا، انہوں نے فوری طور پر لیبر روم میں شفٹ کیا جہاں پر انہوں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا. ماں اور بیٹا دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی مزید کیئر کی جا رہی ہے. اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اس طرح ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ جن کو ڈاکٹر نے اس طرح ڈیٹ دی ہو ان کو پہلے مطلب آنا چاہیے، ایک دن پہلے ڈاکٹر نے ان کو بلایا ہوا تھا، وہ خود لیٹ آئی، اس کو آلریڈی علاج چل رہا تھا لائٹ سے. بالکل اس واقعے کو مزید بہتر بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی جو ہے مزید روک تھام کی جا سکے. عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں FBR کو زیرو ٹیکس فائلرز کے حوالے سے مشکل صورتحال درپیش. رواں مالی سال کے دوران 35% انکم ٹیکس کو شوارز زیرو ٹیکس کے ساتھ جمع. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. عمیر بتائیے گا. جی فیصل آباد میں شہریوں نے FBR کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ہے اور رواں مالی سال کے دوران 35% سے زائد ٹیکس گزاروں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ زیرو ٹیکس کے ساتھ FBR کو جمع کروائی ہے، یعنی کہ ان افراد کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی آمدن قابل ٹیکس نہیں ہے یا ان کے پاس کچھ بھی اثاثے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں. گزشتہ مالی سال کے دوران بھی FBR کو 30% سے زائد شہریوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو تھی وہ بغیر کسی ٹیکس کے یعنی کہ زیرو ٹیکس کے ساتھ جمع کروائی تھیں اور رواں مالی سال کے دوران 3.5 لاکھ سے زائد افراد اب تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا چکے اور اس میں سے 35% ریٹرنز جو ہیں وہ بغیر کسی ٹیکس کے یا زیرو ٹیکس کے ساتھ جمع کروائی گئی ہیں، یعنی کہ ان افراد نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا مگر وہ اب فائلر والی تمام مراد حاصل کریں گے. تاہم دوسری جانب FBR حکام کا یہ موقف ہے کہ جن افراد کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران زیرو ٹیکس کے ساتھ یا صفر ٹیکس کے ساتھ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی جا رہی ہے، ان تمام افراد کا آڈٹ ہوگا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ واقعتاً ان کی آمدن جو ہے وہ قابل ٹیکس نہیں ہے، اور اگر ان کی آمدن قابل ٹیکس ہوئی ہے، انہوں نے کوئی ریکارڈ چھپایا ہوا، اپنے اثاثوں کی تفصیلات چھپائی ہوئی، تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. جی بہت شکریہ عمیر عظمت. جھنگ میں منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے ورلڈ بینک کی ٹیم کا دورہ. جھنگ میں زیر تعمیر اور مکمل ہونے والے منصوبوں پر بریفنگ لی. CO میونسپل کمیٹی ظفر عباس کھوکر نے منصوبوں بارے آگاہ کیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. رمضان اپڈیٹ کیجیے گا. ورلڈ بینک کے مختلف منصوبوں کے اوپر اس وقت کام جاری ہے اور اس صورتحال کا جائزہ لینے اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے جو ہے وہ ماہر ماحولیات ملک پرویز جو ہیں وہ اس وقت جھنگ میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا، بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ اس وقت آن گوئنگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان منصوبوں کے ماحولیاتی اثرات کیا ہوں گے اور عوام کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح بہتر اثرات انداز ہو سکتے ہیں؟ I think World Bank and ADB both they are doing very well for Pakistan. Without their supports, I think it's very difficult to run these projects. They have selected me as a third party validation. I am team leader. I have 3 environmentalists and 3 sociologists, and we will visit the 16 cities. I think before 10 years I visited Jung City when I was working in Trimu Braj. I think I saw a lot of change, so a lot of difference in environment and social sides. Especially in environment side, the roads are clean and there is park, lady park also developed over there, and also wall beautification, chalk beautification. I think these projects are very, very useful for the community as well and for the nation as well.
थैंक यू। बिल्कुल, उनका इस हवाले से कहना है कि झंग सिटी, झंग सदर और सेटेलाइट टाउन के अलावा मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया है और तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे आवाम के लिए ये रिलीफ का बायस बनेंगे। ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में पीने का पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो गया। टोबा के 70% सरकारी स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से ही महरूम है। आलूदा पानी पीने से तलबा की सेहत भी खराब होने लगी है। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से, जी बताइएगा। टोबा टेक्सिंग वो ज़िला है जहां पर ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं है। टोबा टेक्सिंग, गोजरा, पीर महल और कमारिया में जो शहरी हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी ख़रीद कर पीते हैं, जबकि अगर सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं और मुतअद्दिद प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद नहीं हैं और तलबा को ज़ेर ज़मीन पानी, आलूदा पानी पीना पड़ता है। टोबा टेक्सिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वाटर सप्लाई के ज़रिए पानी घरों में जो है वो पहुँचाया जाता है, लेकिन ये जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं ये बोसीदा हो चुकी हैं और पानी गंदा और आलूदा आता है। तहाँ वो शहरी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पानी खरीद कर पीते हैं, बकिया शहरियों को गंदा पानी पीना पड़ता है। हम सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी तलबा को मुश्किलात का सामना है। जो महकमा तालीम दावा ज़रूर करता है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं, लेकिन टोबा टेक्सिंग के सरकारी हाई स्कूल का तो ये कूलर ही बंद पड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी तो आ ही नहीं रहा और काफ़ी अरसे से ये कूलर जो है वो बंद पड़ा है। इसके फिल्टर भी जो है वो खासे ख़राब हो चुके हैं और ये जो कूलर है ये बंद पड़ा है, इसकी तार भी उतरी हुई है, आप देख सकते हैं। और तलबा को, तालबात को इन्हीं स्कूलों में जो है वो गंदा पानी पीना पड़ता है। एक बड़ा अहम मसला है, तो जो तलब मसला है, हुकूमत को इस सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए। तहम तलबा ने, शहरियों ने, असातिज़ा ने 4041 के तवज्जुह से पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सरकारी स्कूल जहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं आ रहा, पानी के साफ़ पानी की फरहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आउटसोर्सिंग का मामला, ठेकेदार का बगैर मशीनरी और मुलाजिमीन ठेका लेने का इंकशाफ। ठेकेदार के पास कूड़ा उठाने के लिए मशीनरी भी मुकम्मल नहीं है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताइएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग का मंसूबा दोबारा से मजीद लटक गया और इस बार हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दरख्वास्त की गई है कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए। वो अपनी मशीनरी खरीदना चाहते हैं, कंटेनर्स खरीदना चाहते हैं, दीगर तमाम सामान खरीदना चाहते हैं, जिसका मकसद ये होगा कि वो बेहतर तरीके से टेक ओवर कर ले, सैनिटरी वर्कर्स की तादाद पूरी करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जब जाकर कॉन्ट्रैक्टर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मिले हैं तो उनकी जानिब से उनकी तारीख बढ़ा दी गई। इससे पहले 15 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट होना था, अब उसको 1 नवंबर तक ले गए हैं। और इसमें दूसरी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पूरे फैसलाबाद डिवीजन में इससे पहले सिर्फ फैसलाबाद सिटी का हुआ था, दीगर तहसीलों का हुआ था, जंग, टोबा, चनियोट, इन तमाम के कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए हैं। चक जुमरा का बाकी रहता था वो भी हो गया और अब यूं पूरे फैसलाबाद डिवीजन का कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर को लाहौर में होगा, जिसमें लाहौर और गुजरांवाला के इलाके भी शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है कि जो आउटसोर्स का मामला था वो मुसलसल इल्तवा का शिकार होता जा रहा है और अब कॉन्ट्रैक्टर्स बगैर तैयारी के उन्होंने MOU साइन नहीं किया और कहा है कि कुछ दिन उनको बढ़ा दिए जाएं ताकि वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों के बाद पंजाब सरकार महकमे सेहत को भी आउटसोर्स करने को तैयार। चिनियोट के 4 बेसिक हेल्थ यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं चिनियोट के 4 बेसिक हेल्थ यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। कौन कौन से यूनिट्स हैं, बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर बताइएगा। स्कूलों की निजकारी के बाद अब बारी है महकमा सेहत की। बिल्कुल चिनियोट में ज़िला में 4 ऐसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिन्हें आउट गोइंग सोर्स जो है वो करने का फैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। सबसे पहले हस्तखीवा BHU शामिल है, अनायतपुर BHU, झांब BHU और इसी तरह उभान बेसिक हेल्थ यूनिट के चारों के नाम जो हैं। इसमें ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो 24/7 भी नहीं है, स्टाफ की भी कमी है या इसके साथ साथ वहाँ पर डिलीवरियों की तादाद जो है वो पूरी नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसी भी सूरत हाल है कि वहाँ पर जो स्किल्ड बर्थ जिसमें जच्चा बच्चे की जो सहूलत है वो नहीं है। इन तमाम चारों जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं इन्हें आउट गोइंग सोर्स मतलब इनकी निजकारी करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर महकमा सेहत की जानिब से रिपोर्ट आउट पार्टी जो है वो शुरू कर दी गई है और महकमा सेहत की जानिब से पंजाब हुकूमत से इस बात की भी रिक्वेस्ट की गई है कि मौजा झाम का जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसे 24/7 जो है वो किया जा सकता है। वहाँ पर मशीनरी भी पूरी है, उसके साथ साथ स्किल्ड स्टाफ है
اور ڈلیوریوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو آبادی کا تناسب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو کم از کم جو BHU جام ہے اس کو جو ہے وہ نجکاری اس کی نہ کی جائے، تاہم باقی جو 3 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جس پہ عنایت پور، اس کے ساتھ ساتھ ہستگیوا اور چوتھا موزہ ابھان کا جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اسے جو ہے وہ نجکاری ان کی کر دی جائے گی، انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے محکمہ صحت کو اور محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بابر بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں، پاکستان بظاہر ایک زرعی ملک، لیکن یہاں کے غریب عوام اپنی آمدن کا 70% خرچ کر کے صرف پیٹ کا دوزخ بھرنے پر مجبور۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مریم رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کی مجموعی پیداوار 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود غربت اور مہنگائی کے باعث متوسط طبقہ اپنی آمدن کا 70% خوراک پر خرچ کرنے میں مصروف ہے۔ کوشش کریں کہ خود بھی اچھا کھائیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ نیچرل فوڈ کھلانے کی کوشش کریں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں۔ جتنے بھی یہ پروسیس فوڈ ہیں یا جتنے بھی آپ کے بچوں کے لنچ باکسز ہیں، جتنا بھی آپ ان کو پروسیس دیتے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں ڈیلی سے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی ایک سرونگ لازمی دینا شروع کریں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں عوام کی ایک بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں خوراک کی تیاری کے مراحل میں 20 سے 40% خوراک کا ضائع ہونا کسی المیے سے کم نہیں۔ شادی ہالز، ریسٹورنٹس میں تیار شدہ کھانے کا خراب اور غیر معیاری ہونا معمول بن چکا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر قاسم رضا کا کہنا تھا کہ خوراک کا محفوظ ہونے کے ساتھ معیاری ہونا بھی اہم جز ہے۔ ہمارا کسان جو پروڈکشن کے تمام تر پروسیسز اور مراحل سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ایکسیسو سارٹ آف فوڈ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکے، لیکن تاحال ہمیں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ویسٹیج کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کم از کم 40% خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اضافی خوراک ضائع نہ ہونے کے حوالے سے 2019 میں قرارداد پیش کرائی گئی، جس کے تحت خوراک کی ضیاع کو روکنے کے لیے مستحق افراد تک پہنچایا جائے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی اور گھروں میں خوراک اور پانی کا ضیاع کرتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس ضیاع کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو خوراک کا تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب آپ کو آگاہ کریں گے فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 158 ریکارڈ کیا گیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا فضائی آلودگی کی بڑی وجہ قرار۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ فیصل آباد شہر کی فضائی آلودگی میں اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 158 ریکارڈ، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کوڑے کرکٹ کو آگ لگانا فضائی آلودگی کی بڑی وجہ قرار۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔